हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कि ओबीई के बारे में थोड़ा बेसिक से इंफॉर्मेशन लेंगे और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो है तो लर्निंग के हम डोमेन समझने की कोशिश करते हैं। तो लर्निंग के बेसिकली 3 डोमेन हैं। पहला जो डोमेन है वो कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव, तीसरा साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है ये ऑल अबाउट द नोइंग है, यानी आप क्या जानते हो या आपके लर्निंग मतलब जो हम करते जिसे कहोगे आप कि आप जो सीख रहे हो ये आप दिमाग का यूज़ कर कर जो कर रहे हो वो सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिराइविंग ऑफ फार्मूला, एप्लीकेशन, मतलब जो आप नॉलेज से रिलेटेड है वो होता है कॉग्निटिव। दूसरा है आपका साइकोमोटर, जो आप खुद से कर रहे हो, तो वो हो गया आपका, यानी जो स्टूडेंट कर रहा है जिसको करने से सीख रहा है वो हो गया आपके साइकोमोटर। और तीसरा डोमेन जो है वो है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो होता है वो बिहेवियर से रिलेटेड होता है। तो कॉग्निटिव जो है वो नोइंग, अफेक्टिव फीलिंग और साइकोमोटर डूइंग। तो ये 3 फैक्टर है और ये तीनों फैक्टर के अलग अलग जो है आप कहोगे 3 टाइप है लर्निंग के, और इनके अपने अपने मॉडल्स है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमीज है जो गाइड करती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का है, जो कॉग्निटिव डोमेन के अंडर फॉल करता है। ओके, सो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो नोइंग के लिए है, अफेक्टिव फीलिंग्स यानी बिहेवियर से रिलेटेड है, और साइकोमोटर जो है वो प्रैक्टिकल यानी खुद की जो प्रैक्टिकली करके देखने के लिए जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, जिसमें बॉडी पार्ट्स का यूज़ होगा, जिससे सीखा जाएंगे, सीखने के लिए यूज़ होगा। तो ये हुए 3 डोमेन। सो कॉग्निटिव डोमेन इज़ ऑल अबाउट द नॉलेज, मीन्स दिमाग से आपके जो ब्रेन है, आप जो याद है उससे रिलेटेड है। साइकोमोटर डोमेन इज़ ऑल अबाउट द स्किल्स एंड अफेक्टिव डोमेन इज़ ऑल अबाउट द एटीट्यूड्स। सो यहाँ पर अलग अलग ये नज़र आ रहे होंगे आपको। सो यहाँ पर जो पहला जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये कॉग्निटिव डोमेन के लिए है। उसके बाद रैथवोल टैक्सोनॉमी, ये अफेक्टिव डोमेन के लिए है। डेव टैक्सोनॉमी, ये साइकोमोटर डोमेन के लिए है। सिम्पसन्स टैक्सोनॉमी, ये भी साइकोमोटर डोमेन के लिए है। हमारा मेन फोकस जो है आज का वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सो जब पहली बार ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई तो वो इस तरीके से थी। जो हमारी लर्निंग है उसको स्किल बेस इन 6 लेवल में डिवाइड किया। सबसे पहला जो है वो नॉलेज, दूसरा जो है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस, उसके बाद है सिंथेसिस, उसके बाद है इवैल्यूएशन। तो इन सारे डोमेन को या इन सारे जो आपके कॉग्निटिव डोमेन है उन्हें इन 6 लेवल्स में डिवाइड किया गया। लेकिन इसको बाद में जाकर रिवाइज किया गया और नई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो हमारा NBA, NAAC और हर जगह इस्तेमाल होंगी, वो अब आपके वर्ब बेस है। तो यहाँ पर पहली जो लेवल है वो है रिमेंबर, दूसरी लेवल जो है वो अंडरस्टैंड, तीसरी लेवल जो है वो अप्लाई, चौथी लेवल जो है वो एनालाइज, पांचवी जो है इवेल्युएट और छठी जो है वो क्रिएट। आप इससे पहले वाले वर्जन में देखोगे तो पांचवी जो थी वो सिंथेसिस और छठी इवेल्युएशन, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को यानी 5th और 6th को चेंज किया गया और 5th को किया गया इवेल्युएट और 6 में क्रिएट। सो इस तरीके की आपके 6 लेवल है। अब इसकी समझ लेते हैं हम कि एक बात समझो कि ये क्या है। ये एक तरीके से स्किल्स है जो बच्चों में यानी स्टूडेंट्स में होती है। सो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है जैसे जैसे आप अबो लेवल पे जाओगे वैसे वैसे उस कैटेगरी में उस स्किल को पजेस करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैटेगरी कम होती चली जाती है, उनके काउंट कम होता चला जाता है, उनका काउंट कम होता चला जाता है। तो सबसे पहली जो लेवल है वो रिमेंबर। अब ये रिमेंबर हमें क्या बताता है, ये पहली लेवल का एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो उसे बताया गया स्टूडेंट को
वो उसे रिपीट कर सकता है या नहीं कर सकता। लाइक अगर आप क्वेश्चन पूछते हो लिस्ट, आपने कोई एक लिस्ट बताई आपको, आपने उसे उसके फ्रेंड्स की लिस्ट बताई, या आपने कहा कि लिस्ट ऑफ असाइनमेंट, दीज आर द लिस्ट ऑफ असाइनमेंट, और आपने पूछा लिस्ट ऑफ असाइनमेंट, वो बच्चा अगर बता पा रहा है आपको तो वो रिमेंबर की लेवल पार कर चुका है या उसे उस रिमेंबर वाली स्किल्स है। दूसरी है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में वो चीज़ें जो उसने याद की थी, जो वो वापस दोबारा उसे रिक्रिएट कर सकता है, उससे वो समझ भी पा रहा है, वो उसे एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। लाइक अगर आपने कहा कि ये जो है डीसी पावर ये है, ये एसी पावर है, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ है, और आप इन दोनों यानी ये बताने के बाद आप उससे पूछते हो कि डीसी पावर क्या है, तो जो आपने उसे बताया था वो तो रिपीट कर ही पा रहा है, और उसे वो और ज़्यादा इलेबरेट कर पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है, या दोनों को कंपेयर कर पा रहा है। यानी उसे समझ में आया है कि जो आपने बताया हुआ है वो याद नहीं, याद तो हुआ ही है, उसे याद होने के साथ साथ उसे समझ में भी आया है कि ये एक्चुअल में है क्या। जैसे ई, हम एग्जांपल लेते हैं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। सपोज आपने उसे बताया कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये फार्मूला आपने बताया, वो इसे रिपीट कर पा रहा है कि वो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर को दोबारा रिपीट कर पा रहा है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, और ये हुई उसकी रिमेंबर लेवल। अंडरस्टैंडिंग में वो ये आपको बताएगा कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, लेकिन इसमें E की वैल्यू क्या है, M जो है ये मास लॉस है, C जो है ये इसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें जब वो आपको एक्सप्लेन कर पाएगा तो वो हुआ आपके, और उसमें वो रिलेशन आइडेंटिफाई कर पाएगा कि M की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है तो आपकी एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होंगी। अगर C जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, और M जो है वो वेरी करता है, तो अगर M की वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। ये अगर वो आपको एक्सप्लेन कर पा रहा है, आपने उसे ये बताया इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, व्हाट इज़ E, व्हाट इज़ M, व्हाट इज़ C, ये आप उसे बता चुके हो। ये बताने के बाद जब आप पूछते हो उससे कि मुझे अगर E की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है तो मुझे क्या करना होगा, तो वो आपको बताएगा कि M की वैल्यू अगर आप इंक्रीज़ कर देते हो तो E की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हुई उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब जो आपने उसे बताया वो उसने इसे याद रखा, याद रखने के बाद वो उसे समझा। उसके बाद अगली लेवल जो है वो है अप्लाई, कि अब जो उसने याद रखा था, जो चीज़ वो समझ चुका था, अब वो कोई तो भी नई सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहा है। लाइक अगर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, आप इसे कोई पावर रिएक्टर में यूज़ करते हो, एटॉमिक पावर रिएक्टर में अगर आप इसका यूज़ करते हो, वो उसे अप्लाई कर पा रहा है, इस फार्मूले को यूज़ कर कर वो एनर्जी जनरेट कर पा रहा है, तो वो हुआ आपका अप्लाई। या फिर आपने उसे ये बताया कि कोई एक क्वेरी है, आपने एक प्रोग्राम के सिंटैक्स बताया, उसे प्रोग्राम लिखना बताया, सॉर्टिंग कैसे करते हैं वो बताया, और अब आप पूछ रहे हो उससे कि मुझे ये पर्टिकुलर नंबर्स है, इन्हें सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए। अगर वो आपको सॉर्ट करके दे पा रहा है, आपके मार्क्स सॉर्ट करके पे दे पा रहा है, या किसी और चीज़ को सॉर्ट करके दे पा रहा है, तो वो हुआ उसका अप्लाई। इसका मतलब ये है कि जो उसने याद रखा था, जो समझा था, वो अब नई जगह पर उसे अप्लाई कर पा रहा है। इसके बाद अगली लेवल जो आती है वो है एनालाइज। अगली लेवल जो आती है वो है एनालाइज। एनालाइज में ये होगा कि अगर आपके पास वो चीज़ जो आपने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर उसे दिया हुआ था, या सॉर्टिंग आपने जो बताई थी, अब सपोज़ आपने उसको सॉर्टिंग के दो मैकेनिज़्म बताए,
तो वो अब ये आइडेंटिफाई कर पाएगा, वो दोनों को कंपेयर करेगा, एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद वो ये आइडेंटिफाई कर पाएगा अब वो चीज़ों को एनालाइज करेगा। एनालाइज, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी है आपने, वो उसे एनालाइज करेगा और उसके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है वो वहाँ पर उसे अप्लाई करेंगे। तो ये हुआ उसका एनालाइज वाला फेज। अप्लाई वाला डायरेक्टली आपने उसे सिचुएशन दे दी, ये E इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस, नाउ M इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस, नाउ कैलकुलेट द E, और वो उसका यूज़ कर कर आपको E कैलकुलेट करके दे रहा है, अप्लाई कर रहा है अलग अलग सिचुएशन में। आपने क्वेरी दी है उसे, कोई पर्टिकुलर क्वेरी सिखाई है आपने टू क्रिएट अ टेबल, अब वो टेबल स्टूडेंट के लिए क्रिएट कर पा रहा है, एम्प्लॉय के लिए क्रिएट कर पा रहा है, दैट इज़ अप्लाई। लेकिन अगर अब आपके पास उसके पास क्रिएट टेबल है, क्रिएट टेबल के अलग अलग सिंटैक्स है, वो अलग अलग जगह पर यूज़ होता है, तो वो उनमें कंपैरिजन कर रहा है, उनमें एनालाइज कर रहा है कि मुझे पर्टिकुलर सिचुएशन में, पहले तो वो सिचुएशन दी जो गई है कि मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल है और मुझे अगर उसमें से कुछ वैल्यू रिप्लिकेट करनी है दूसरे टेबल में, तो कौन सा ज़्यादा, अब उसके पास बहुत सारे सिंटैक्स है क्रिएट टेबल के, उसमें से उसके लिए फिजिबल कौन सा है वो यूज़ कर पा रहा है। तो यहाँ पर होगा वो एनालाइज, यानी वो पहले ये सोच रहा है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो पहले सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, वो जो चीज़ दी गई है, इन्वायरमेंट दिया गया है उसे, वो उसे एनालाइज कर रहा है कि मुझे ऑलरेडी वैल्यूज़ है मेरे पास और मुझे उसे कॉपी करना है, तो मैं क्रिएट टेबल कर कर एक एक लाइन उसमें इंसर्ट करूं, या फिर मैं क्रिएट टेबल एज यूज़ कर कर पूरा का पूरा टेबल कॉपी कर सकता हूं, या उसमें से कुछ वैल्यूज़ की कॉपी कर सकता हूं। दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा अगर वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज कर पा रहा है। या आप समझो कि सिंपली अगर कोई एक प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ से CBS जाना है, तो CBS में यहाँ से डायरेक्टली कनाडा कॉर्नर होते हुए भी CBS जा सकता हूँ और अशोक स्तंभ होते हुए भी CBS जा सकता हूँ। उसके पास 2 रूट अवेलेबल है, लेकिन वो ये देख पा रहा है कि उसके पास कौन से साधन अवेलेबल है, वो सारी चीज़ों को, कौन सा जो रूट है वो स्मॉलेस्ट है, कौन सा उसके लिए फिजिबल है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए अगर वो डिसीजन ले पा रहा है तो वो हुआ आपका एनालाइज, ये लेवल। उसके बाद अगली लेवल आती है, ये इन चीज़ों को वो एनालाइज कर पा रहा है, तो ये हुआ उसका एनालाइज। उसके बाद अगली चीज़ आती है कि वो इवेल्युएट जो है, अगली स्किल्स जो होती है, नेक्स्ट लेवल जो है वो इवेल्युएट की। तो इवेल्युएट में वो ये इवेल्युएट करेगा कि पर्टिकुलर चीज़ कितनी रीजनेबल है उस थिंग के लिए, यानी मुझे वो कितनी पर्टिकुलर थिंग रीजनेबल है, या एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट कर पा रहा है, या बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर पा रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट से एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है और उन पर्टिकुलर थिंग्स को, पर्टिकुलर पैरामीटर्स को इवेल्युएट कर पा रहा है, उनकी एक्यूरेसी, उनकी बहुत सारी चीज़ें, दूसरी यूजेबिलिटी, ये सारी चीज़ें कर पा रहा है, तो वो हुआ उसका इवेल्युएशन। और लास्ट जो है वो क्रिएट। तो ये जो 2 क्रिएट मतलब अब इन सारी चीज़ों को जो उसके पास नॉलेज है, इनका यूज़ कर कर कोई वो नया चीज़ बना रहा है, तो वो हो गया आपका क्रिएट। और ये दोनों जो है क्रिएट और यहाँ तक ये 2 जो होती है, ये दोनों भी या तो मिनी प्रोजेक्ट में यूज़ होंगी या प्रोजेक्ट के थ्रू, ये क्वेश्चन पेपर या आपके थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन से या फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है, इवेल्युएट नहीं हो सकती। ये दोनों चीज़ें जो इवेल्युएट होंगी, ये दोनों के दोनों चीज़ें या तो मिनी प्रोजेक्ट से होंगी, इंटर्नशिप से होंगी, या फिर ये या तो मिनी प्रोजेक्ट से होंगी, इंटर्नशिप से होंगी, या फिर एकेडमिक प्रोजेक्ट से होंगी, क्योंकि ये टू क्रिएट समथिंग न्यू, इट्स ऑल अबाउट द टू क्रिएट समथिंग न्यू, सो इट विल बी जस्ट base over by, it will be evaluated through mini project and internship। लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है, वो जो क्वेश्चन पेपर है वो इन 4 लेवल पे बेस होना चाहिए। और आपका क्वेश्चन पेपर इस तरीके से होना चाहिए कि एक नॉर्मल सा स्टूडेंट भी, नॉर्मल मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी इस एग्जामिनेशन को पास कर जाए। और उसके लिए आपके जो 40 to 45% क्वेश्चन जो होने चाहिए, या 45 to 50% क्वेश्चन जो होने चाहिए, वो इन 2 लेवल बेस होने चाहिए, एक रिमेंबर और दूसरा है वो अंडरस्टैंड। उसके बाद जो बची हुई है आपके, वो बचे हुए
50% जो है उसमें से 30% जो है वो आपके अप्लाई बेस होने चाहिए, और आपके नेक्स्ट जो है वो 20%, यानी जो आप क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हो उसमें से ये हो गया आपका 50%, उसके बाद आपके ये हो गया 30%, और ये होना चाहिए आपके 20%. So you can easily distinguish the normal student, above average student and excellent student. So क्वेश्चन पेपर जब भी आप फॉर्म करोगे तो ये दो चीज़ें नहीं होती है उसमें. इट विल बी नहीं होनी चाहिए, इट विल बी बेस ओवर द मिनी. ये जब आपको इवेल्युएट करना है तो आप या तो मिनी प्रोजेक्ट से इवेल्युएट करोगे उसे, या तो प्रोजेक्ट से इवेल्युएट करोगे, या फिर इंटर्नशिप से इवेल्युएट करोगे. ये जो पार्ट है ये आपका 50% होना चाहिए. ठीक है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे पहली जो लेवल है वो है रिमेंबर, दूसरी अंडरस्टैंड. रिमेंबर मतलब जो आपने बताया उसे वो उसे रिपीट कर पा रहा है. उसके बाद अंडरस्टैंड मतलब जो आपने बताया वो उसे एक्सप्लेन कर पा रहा है. उसके बाद जो है अप्लाई, जो आपने उसे बताया वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहा है. उसके बाद नेक्स्ट उसके पास अगर अल्टरनेट है, मल्टीपल थिंग्स है, तो वो उन्हें एनालाइज कर पा रहा है, सिचुएशन को एनालाइज कर पा रहा है, और सिचुएशन एनालाइज करने के बाद वो उसे यूज़ कर पा रहा है. उसके बाद नेक्स्ट है इवेल्युएट. इवेल्युएट में अब आपका क्या होगा कि इवेल्युएट में वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स को इवेल्युएट कर पा रहा है कि कौन सा पैरामीटर की एक्यूरेसी हर चीज़ पे अलग अलग बेस पे अलग अलग ब्रांच में अलग अलग तरीके से होगा, वो उन्हें इवेल्युएट कर पा रहा है. और लास्ट में इन सारी चीज़ों को करने के बाद वो कोई तो भी नया प्रोडक्ट, कुछ तो भी नया प्रोडक्ट बना रहा है. और ये जो दो कैटेगरीज है या ये दो स्किल पोजेस करने वाले जो स्टूडेंट है वो लिमिटेड होते हैं एज कंपेयर टू रिमेनिंग थिंग्स. सो जो आपके थियोरेटिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, ओरल एग्जाम है, वो इन पे बेस होनी चाहिए. और जो आपके इंटर्नशिप एग्ज़ाम है, जो आपके सेमिनार है, या फिर आपके मिनी प्रोजेक्ट है, वो ये लेवल के होने चाहिए. सो जो हमने देखा अभी उसी को थोड़ा सा समराइज किया हुआ है यहाँ पर. व्हाट इज़ रिमेंबरिंग? रिमेंबरिंग इज़ नथिंग बट द स्किल्स टू एग्जिबिट memory of previous learned material by recalling facts, terms, basic concept and answering. मतलब जो आपने पढ़ाया वो उसे सिर्फ रिप्रोड्यूस कर पा रहा है. अंडरस्टैंडिंग, so it demonstrates the understanding of facts idea by organizing, comparing, interpreting, giving description and stating the main ideas. ठीक है, जैसे मैंने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की ये किया, वहाँ पर अगर वो बता पा रहा है कि अगर मैं m को इंक्रीज कर दूँ तो e की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी. सो इट इज़ व्हाट अंडरस्टैंडिंग. जो आपने बताया वो उसे समझ पा रहा है, जो आपने उसे पढ़ाया वो समझ पा रहा है. उसके बाद है नेक्स्ट अप्लाई. सो इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायरिंग द नॉलेज फैक्ट टेक्निक्स. मतलब जो कुछ भी आपने उसे टीच किया हुआ है वो उसे वो नई सिचुएशन में यूज़ कर पा रहा है. जैसे आपने टॉक में उसे बताया स्ट्रिंग एंडिंग विथ 101, इसके लिए आपने उसे DFA पढ़ाया है, बना किस तरीके से बनाओगे आप वो पढ़ाया हुआ है. अब आप उससे पूछते हो कि स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 101, और अगर वो कर पा रहा है तो वो अप्लाई में आ जाएंगे. देन नेक्स्ट है एग्जामिन एंड ब्रेक द इंफॉर्मेशन, दैट इज एनालाइजिंग. उसमें क्या कर रहा है वो एग्जामिन कर पा रहा है, इंफॉर्मेशन को ब्रेक करेगा अलग अलग पार्ट में और उसको एविडेंस के बेस पर एनालाइज कर पा रहा है. नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग. सो इट इज प्रेजेंट डिफेंड द ओपिनियन बाय मेकिंग जजमेंट. ओके, तो ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई थिंग को प्रैक्टिकल कर कर या फिर एक्सपेरिमेंट कर कर कोई एक चीज़ के बारे में कोई तो भी उसका एक आइडिया बना रहा है, वो आप जजमेंट बना रहा है और वो आपको
क्या कर रहा है, अपना ओपिनियन बनाने के बाद मतलब वो उसे इवेल्युएट कर पा रहा है अलग अलग पैरामीटर्स पे। नेक्स्ट है, अब ये सारी चीज़ों को यूज़ कर कुछ तो भी वो नया बना रहा है, वो क्रिएटिव। कंपाइल द इंफॉर्मेशन टुगेदर इन डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट इन न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग द न्यू सॉल्यूशन, मतलब कुछ तो भी नया सॉल्यूशन वगैरह प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो हो गया आपका क्रिएटिव। अब यहाँ पर इनके कुछ एग्जाम्पल्स है वर्ब्स के जो अलग अलग कैटेगरी में आती है। लाइक ये आपकी रिमेम्बरिंग, ये 2 नंबर की लेवल, ये 3, ओके, ये 4, 5 और 6। सो सबसे पहला जो है उसमें कौन सा होगा? सो रिमेम्बरिंग में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जो वर्ब्स यूज़ होती है वो है डिफाइन, मतलब आप कोई चीज़ आपने उसे बताई है, वो सिर्फ रिफाइन उसको रिप्लिकेट करेगा। डिस्क्राइब, डुप्लीकेट, इन्यूमरेट, आइडेंटिफाई, लेबल, लिस्ट, लोकेट, मैच, मेमोराइज, नेम, ऑब्जर्व, ओमिट, कोट, रीड, रिकॉल, रिसाइट, रिकॉग्नाइज, रिकॉर्ड, रिपीट, रिप्रोड्यूस, रिटेल, सिलेक्ट, स्टेट, टेबुलेट, टेल, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज, ये सारी जो वर्ब है, ये सारी वर्ब लेवल 1 में आती है, मीन्स रिमेम्बरिंग में। दूसरी जो है वर्ब वो है आस्क, एसोसिएट, साइट, क्लासीफाई, कंपेयर, कंट्रास्ट, कन्वर्ट, डिस्क्राइब, डिफरेंशिएट, डिस्कवर, डिस्कस, डिस्टिंग्विश, estimate, explain, express, extend, generalize, give example, then group, identify, illustrate, indicate, infer, interpret, judge, observe, order, paraphrase, predict, relate, report, represent, research, restate, review, rewrite, select, show, summarize, trace, transform, translate, तो ये सारी जो है आपके अंडरस्टैंडिंग में। उसके बाद अप्लाई में आएगा आपके एक्ट, एडमिनिस्टर, अप्लाई, आर्टिकुलेट, कैलकुलेट, लाइक कैलकुलेट आप कुछ, देन चेंज, चार्ट, चूज, कलेक्ट, कंप्लीट, कंप्यूट, कंस्ट्रक्ट, डिटरमाइन, डेवलप, डिस्कवर, ड्रामेटाइज, एम्प्लॉय, एस्टैब्लिश, एग्जामिन, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन देखिए आपने यहाँ पर भी है, एक्सप्लेन यहाँ पर भी है, लेकिन ये दोनों एक्सप्लेन को आपको जब इस तरीके से कोई वर्ब आपको 2 लेवल में मिलती है, सेम वर्ब, जैसे कि आपको कंपेयर भी 2 जगह पे मिलेगा, तो उसके लिए आपको कंपेयर यहाँ पर भी मिलेगा लेवल 2 में भी और लेवल 4 में भी मिलेगा। तो आपको उसका कंटेक्स्ट देखना है, आपके क्वेश्चन का कंटेक्स्ट देखना पड़ना है कि वो क्या कर रहा है उसमें वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, या फिर वो उसको एनालाइज कर रहा है। या यहाँ पर जब बात की जाए एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन में यहाँ पर दोनों लेवल में है, लेकिन उसके कंटेक्स्ट को देखते हुए आपको यह डिसाइड करना होगा कि वो नॉलेज अप्लाई कर रहा है या सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इलिस्ट्रेट भी दोनों जगह है, लेकिन आपको उसका कंटेक्स्ट सर्च करना होगा। उसके बाद इंटरप्रेट, जज, मैनिपुलेट, मॉडिफाई, ऑपरेट, प्रैक्टिस, प्रिडिक्ट, प्रिपेयर, प्रोड्यूस, रिकॉर्ड, रिलेट, रिपोर्ट, शेड्यूल्स, सिमुलेट, स्केच, सॉल्व, टीच, ट्रांसफ़र एंड राइट। और ये सारी जो वर्ब्स ली हुई है, ये AICTE का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है 6 मॉड्यूल का, तो उसमें से NITTR करके, तो ये NITTT के मॉड्यूल नंबर 1 से ये सारे वर्ब्स लिए गए। सो लेवल 4 में आएंगे आपके एडवर्टाइज, एनालाइज, अप्रिशिएट, बहुत सारे ये सारे वर्ब्स मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा ये PPT, तो आपको ये वर्ब्स आप देख सकते हो कि कौन सा किस कैटेगरी में आ रहा है। इंपॉर्टेंट जो है वो कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ जो हमारे रिलेटेड है वो है कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड कोर्स आउटकम। सो कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड कोर्स आउटकम में, कोर्स ऑब्जेक्टिव आप वो सब्जेक्ट को टीच क्यों कर रहे हो या वो पर्टिकुलर यूनिट आप क्यों पढ़ा रहे हो। देखिए आपका इसका जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या जो इसके इनलाइन होना चाहिए, सो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम ने प्रोग्राम आउटकम्स ड्राइव होते हैं।
प्रोग्राम आउटकम से फिर आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड देन कोर्स ऑब्जेक्टिव से फिर कोर्स आउटकम। ओके, सो कोर्स ऑब्जेक्टिव ही आपके ड्राइव करेंगे, आपके मतलब इनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। जैसे देखिए आप यहाँ पर टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ मशीन लर्निंग, और नीचे दिया हुआ है आइडेंटिफाई द नीड एंड चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, सो ये एक दूसरे को लीड करने चाहिए। मीन्स कोर्स ऑब्जेक्टिव का यूज़ कर कर कोर्स आउटकम लिखे जाएंगे। और कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सब्जेक्ट पढ़ाया क्यों जा रहा है, ये कोर्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, या ये यूनिट क्यों आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो यहाँ पर मशीन लर्निंग की एक एग्जांपल ली हुई है कि ये सब्जेक्ट, पहले कोर्स ऑब्जेक्टिव लिखोगे आप, टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका पहले यूनिट का, कि उसके बेसिक्स अंडरस्टैंड करने। लेकिन उसका आउटकम क्या है, वो बच्चा क्या कर पा रहा है। तो याद रखिए, टू रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लोर, टू लर्न, दीज आर द वर्ब्स यूज फॉर ऑब्जेक्टिव। और जो आउटकम्स है वो एक्शन वर्ब होंगी, लाइक वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है, अप्लाई कर पा रहा है, सिलेक्ट कर पा रहा है, इंप्लीमेंट कर पा रहा है, कंपेयर कर पा रहा है, डिज़ाइन कर पा रहा है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। हमारी सिलेबस में, SPPU के सिलेबस में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद के अगर कोर्स ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो तो कोर्स ऑब्जेक्टिव लीड करेंगे आपके कोर्स आउटकम को, यानी आपके कोर्स आउटकम जो होंगे वो कोर्स ऑब्जेक्टिव पे डिपेंडेंट होंगे। सॉरी, कोड आउटकम जो होंगे वो कोर्स ऑब्जेक्टिव पे डिपेंडेंट होंगे। अब कोर्स आउटकम क्या है, तो कोर्स आउटकम ये है कि वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद उस स्टूडेंट में कौन कौन सी एबिलिटीज़ आ रही है। और ये दोनों भी, कोर्स ऑब्जेक्टिव भी और कोर्स आउटकम भी मिजरेबल होने चाहिए। आप उनको काउंट करते आना चाहिए, इवेल्युएट करते आना चाहिए। तो आपको आइडेंटिफाई, उसमें से यहाँ पर जैसे एग्जांपल दी हुई है कि जैसे कोर्स कंप्लीट किया स्टूडेंट ने, सो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही इज़ एबल टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। ही इज़ एबल टू अप्लाई वेरियस डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक टू सिंप्लीफाई एंड स्पीड द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है कि वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसमें क्या स्किल्स डेवलप हो जाएंगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसमें ये स्किल्स आ जानी चाहिए, तो वो यहाँ पर आएंगी। और कोर्स ऑब्जेक्टिव और कोर्स आउटकम में आपको ये वर्ब्स भी आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेस ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि आपके कोर्स फाइल में क्या क्या होना चाहिए। तो आपके कोर्स फाइल में होना चाहिए एकेडमिक कैलेंडर, उसके बाद आप होना चाहिए मास्टर टाइम टेबल। लेकिन एकेडमिक कैलेंडर, 3 टाइप के एकेडमिक कैलेंडर होते हैं। पहला होता है SPPU जो प्रोवाइड करती है, वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएंगे। दूसरा जो होता है वो इंस्टीट्यूट का होता है जो एकेडमिक डीन्स के करीब के पास होगा। और तीसरा जो होता है वो डिपार्टमेंट का होता है। तो तीनों भी एकेडमिक कैलेंडर आपके फाइल में चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ जो चाहिए वो चाहिए आपका मास्टर टाइम टेबल। मास्टर टाइम टेबल के बाद नेक्स्ट थिंग जो चाहिए वो पर्सनल टाइम टेबल चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो पर्सनल टाइम टेबल आप खुद का बना सकते हो, या फिर जो आपके पास मास्टर टाइम टेबल है उसको आप अपने टाइम टेबल को हाईलाइट करके रख सकते हो। अगली चीज़ जो चाहिए वो है CIS चाहिए आपकी फाइल के अंदर। उसके बाद जो चाहिए वो रिजल्ट एनालिसिस पिछले 3 साल का। उसके बाद आपके नोट्स चाहिए। नोट्स जो होने चाहिए ये हैंड रिटन भी होने चाहिए, डिजिटल भी होने चाहिए और PPTs भी होनी चाहिए। इट शुड बी मिक्स एंड गुड मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। आपके पास अगर कोई वीडियोस है, अगर कुछ चीज़ें हैं, तो वो भी आप यहाँ पर उसमें अटैच कर सकते हो आपके कोर्स फाइल में। उसके बाद आपके पास होने चाहिए प्रीवियस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर, वो इनसेम और एंडसेम दोनों के होने चाहिए। और उस पर आपने मैपिंग करनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कौन सी लेवल का है और वो कौन से आउटकम के लिए पूछा गया है। लाइक अगर आप यहाँ पर एग्जांपल लो कि मैं अगर कहूँ एक्सप्लेन द डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग फॉर एजुकेशन सिस्टम, सो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सप्लेन वर्ड है वो एक्सप्लेन वर्ड आपके दोनों जगह आ रहा है। अब आप याद रखिए कि वो एक्सप्लेन आपके क्या हो रहा है कि वो आपके अंडरस्टैंडिंग में भी आ रहा है और अप्लाई में भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि एक्सप्लेन ये 3rd लेवल का है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे एक एजुकेशन सिस्टम, नया सिस्टम दिया हुआ है और उसके चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने के लिए दिया हुआ है।
तो इस क्वेश्चन के आगे मैं उसकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल लिखूंगा, या तो आप वो लिखो अप्लाई या फिर आप लेवल 3 BTL 3 करके लिख सकते हो आप। उसके बाद ये किसके लिए है, तो ये ये क्वेश्चन किसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ये उसकी कौन सी स्किल को देख पा रहा है, तो वो है CO1, तो वो मैप कर रहा है CO1 को। तो आपके क्वेश्चन पेपर के जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर है वो भी चाहिए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें उसकी मैपिंग होनी चाहिए, मैपिंग विथ BTL दैट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल एंड मैपिंग विथ कोर्स आउटकम। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपके असाइनमेंट आपने जो दी हुई है, अगेन इट शुड बी विथ मैपिंग ऑफ CO एंड BTL। उसके बाद आपने जो असाइनमेंट दिए हुए उसके एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन क्या है आपको वो चाहिए, और आपके स्टूडेंट्स के एटलीस्ट 3 सैंपल असाइनमेंट आपकी फाइल में लगने चाहिए। और उसके बाद आपने जब उसको इवेल्युएट किया तो उसके मार्क्स आने चाहिए। नेक्स्ट है यूनिट टेस्ट क्वेश्चन पेपर। आप जो यूनिट टेस्ट लेते हो ये हमारा जो स्लो लर्नर और एडवांस लर्नर है उनके लिए है, तो आपका वो होना चाहिए। स्लो लर्नर और एडवांस लर्नर उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर यूनिट टेस्ट ले सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इनिशियल फेज़ में हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट अगर लेट आइडेंटिफाई कर रहे हो आप कि वो स्लो लर्नर है, तो तब तक उससे हम यानी मोटिवेट नहीं कर पाएंगे या करेक्टिव एक्शंस नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना, यानी शुरुआत में ही। तो 1 या 2 यूनिट कंप्लीट होने के बाद जो भी आपके इंस्टीट्यूट लेवल का या डिपार्टमेंट लेवल पे आपका यूनिट टेस्ट है का शेड्यूल है, उसके हिसाब से यूनिट टेस्ट विथ प्रॉपर मैपिंग ऑफ CO एंड BTL, उसी के साथ सॉल्यूशन एंड सैंपल आंसर बुक और उसकी मार्कशीट आपके फाइल में लगी होनी चाहिए। उसके बाद लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स एंड टेक्स्ट बुक जो आपके सिलेबस में दी हुई है, अलॉन्ग विथ जो भी आपके लिंक है, और ये कितनी अवेलेबल है हमारी लाइब्रेरी में उसकी क्वांटिटी के साथ उसकी लिस्ट होनी चाहिए। और कुछ अगर आपके कंटेंट है, कुछ मूक कोर्सेस है, तो उनकी भी लिस्ट यहाँ पर आनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन बैंक विथ मैपिंग। अब हम Tier 2 इंस्टीट्यूट में आते हैं। जो Tier 2 इंस्टीट्यूट है वो जो होती है वो आपके खुद का सिलेबस या खुद का क्वेश्चन पेपर नहीं होता है उनका, तो हम सिर्फ यहाँ पर एक प्रोबेबल प्रैक्टिस क्वेश्चन कर आप दे सकते हो। क्वेश्चन बैंक की मीनिंग ये है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन दीजिए, वो ओरल के हो सकते हैं, वो आपके इनसेम या जो भी है, आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनसेम इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स को दे सकते हो, लेकिन ये भी मैपिंग के साथ होने चाहिए, CO और BTL की मैपिंग के साथ। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल की जो फाइल है, थ्योरी और प्रैक्टिकल की फाइल दोनों भी अलग अलग बनेंगी। जो प्रैक्टिकल की फाइल है उस प्रैक्टिकल की कोर्स फाइल में आपके सिलेबस होना चाहिए। जी थ्योरी में भी आपका सिलेबस होना चाहिए, हाँ सॉरी यहाँ लिखना मेंशन करना भूल गया मैं, थ्योरी में भी आपका सिलेबस होना चाहिए। साथ ही कोर्स फाइल जो आपकी कंटेंट है प्रैक्टिकल की उसमें भी सिलेबस होना चाहिए, जो पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड। उसके बाद प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिकल वैलिडेशन शीट होनी चाहिए, उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ और डिज़ाइन होने चाहिए जो भी आपके एग्जाम्पल्स है वो। उसके बाद असेसमेंट शीट होनी चाहिए, असेसमेंट शीट। उसके बाद टर्म वर्क रूब्रिक्स होने चाहिए, और जो असेसमेंट शीट होंगी उसमें भी ये रूब्रिक्स मेंशन होने चाहिए। उसके साथ लैब मैनुअल चाहिए। अब लैब इंचार्ज की जो फाइल होंगी, जो लैब की फाइल होंगी उसमें लाइव टाइम टेबल आपको बनाना होगा, जो मास्टर टाइम टेबल है उसी को आप यूज़ कर लैब टाइम टेबल बनाना है आपको। उसके साथ लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट विद DSR कोडिंग एंड कॉस्टिंग। आपके जो नोटिस बोर्ड है उस पर लैब कॉस्टिंग होनी चाहिए, और लिस्ट जो है वो आपकी फाइल में भी होनी चाहिए और आपके नोटिस बोर्ड में भी लगी होनी चाहिए। उसके बाद लैब लेआउट ये भी बना होना चाहिए। उसके बाद वो आपके नोटिस बोर्ड पे भी लगा होगा और आपकी फाइल में भी रहेगा। उसके बाद लैब मेंटेनेंस रजिस्टर, लैब यूटिलाइजेशन रजिस्टर, इक्विपमेंट मैनुअल अगर कोई है आपके, जैसे हमारी इसमें IoT की कोई किट है उसका कोई मैनुअल है तो वो आपके पास IoT की किट का मैनुअल होना चाहिए। उसके बाद फर्नीचर डिटेल, जो भी फर्नीचर आपके लैब में अवेलेबल है उसकी डिटेल होनी चाहिए।
फिक्सचर्स का जो है लिस्ट ऑफ लैब चार्ट्स, लाइट, फैन वगैरह इनका होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमारे लैब में अवेलेबल है। आपको उसकी लिस्ट बनानी है, ये भी लिस्ट आपके फाइल में होनी चाहिए। एसओपी चाहिए, अगर आपके आईओटी की किट्स है आपकी लैब में या कोई और किट्स है या फिर कुछ और ये है तो उनको यूज़ करने का मैकेनिज़्म वहाँ पर मेंशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर मेंशन होने चाहिए। अब यहाँ पर आता है हमारा असेसमेंट रूब्रिक्स क्या है जो हमने डिसाइड किए हुए इंस्टीट्यूट लेवल पे। तो जो रूब्रिक्स है वो प्रैक्टिकल या टर्म वर्क के लिए तो वो इस तरीके से होंगे, और ये हर प्रैक्टिकल के लिए एक बनेगा। सपोज आपके 11 प्रैक्टिकल है तो ऐसी 11 शीट बनेंगी एक बैच की, और दूसरी बैच की और 11, इस तरीके से हर बैच वाइज ये शीट बनेंगी। तो सबसे पहले इसमें रोल नंबर, नेम, उसके बाद है अटेंडेंस के लिए हमने 5 मार्क्स दिए हुए हैं, पंक्चुअलिटी के लिए 5 मार्क्स दिए हुए, परफॉर्मेंस के लिए 10 मार्क्स है, अंडरस्टैंडिंग के लिए 5 मार्क्स है। इस तरीके से जो टोटल मार्क्स होते हैं हमारे वो 25 है। लास्ट में जाकर हम इन सब का 25 को जो है वो ऐड करेंगे। अगर वो बच्चा किसी वजह से नहीं कर पाया प्रैक्टिकल तो आपने उससे क्या फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट में वो लिखिए कि आपने उसे कैसे मोटिवेट किया, या फिर आप वो अपसेंट था तो आपने उसको अगली बार कब चांस दिया। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, और इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिकल के रूब्रिक्स है जो आपको बनाने होंगे। नेक्स्ट, इसके साथ ही आपको प्रैक्टिकल प्लान का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से रहेगा। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कौन सा मीडिया यूज़ करने वाले हो, नॉर्मली हमारे यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे आप और पीसी यूज़ करोगे वो, उसके बाद मार्क्स फॉर एक्सपेरिमेंट, कितने मार्क्स आपने असाइन किए, तो हमने 25 मार्क्स असाइन किए हुए हैं यहाँ पर नॉर्मली हर असाइनमेंट के लिए, और उसकी कंडक्टेड डेट यहाँ पर आप मेंशन करोगे। सो दैट्स इट ऑल अबाउट this Bloom's taxonomy and some formats.